नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल इस देश में राहुल गांधी की राजनीति को समझना अब बहुत मुश्किल हो गया। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि राहुल गांधी यहाँ के लिए वोटर्स को अपने लिए आमंत्रित करते हैं या फिर विदेश में बैठे हुए कुछ लोगों के लिए राजनीति करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का भारत में आना, वो भी ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय जो समय है वो बहुत टफ है। भारत को कई मोर्चों पर एक साथ संभालना पड़ रहा है। एक तरफ चीन से है तो दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरह से भारत पर टैरिफ और भारतीयों के लिए अमेरिका में परेशानियां खड़ी करता दिख रहा है। उस वक्त रूस के साथ ये रिश्ता बहुत मजबूत करने की जरूरत थी। इसके साथ बहुत सारे मैसेज भी जाने थे। तो ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या हो सकती है? उसकी जिम्मेदारी यही हो सकती है कि राष्ट्र के लिए जो बेहतर हो उसमें वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ सहयोग दे। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से राहुल गांधी के कदम थे, उनको देखते हुए सरकार ने उनको बुलाया नहीं, मुलाकात नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष के साथ राष्ट्रपति पुतिन की जो साथ में आई हुई टीम थी, उसकी तरफ से कोई उत्साह नहीं दिखाया गया, ना ही उनकी तरफ से उनका किसी मुलाकात के लिए कोई समय चाहा गया। लिहाजा सरकार अपनी तरफ से किसी नेता प्रतिपक्ष के घर भेज नहीं सकती है, ये तो पूरी दुनिया में है। लेकिन राहुल गांधी इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि उनको बाधाओं से कोई मतलब नहीं। वो जूतों सहित पानी में कूद के ये समझते हैं कि वो पानी में मछलियां नहीं वोट पकड़ेंगे। तो चूंकि पानी में वोट थे नहीं और जूते गीले अलग से हुए, उसी तरह से राहुल गांधी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा में देश के लोगों के बीच में भी उन पर काफी मीम्स और व्यंग बनने शुरू हो गए क्योंकि राहुल गांधी को पहले तो मुलाकात नहीं हुई। उस पर राहुल गांधी का जो जवाब या उनकी टीम है वो गजब की बातें करती है। सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि पुतिन से मुलाकात न कराने के पीछे सरकार का डरना है। राहुल गांधी से कौन डरता है? राहुल गांधी से वो लोग डरते हैं जिन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 लगातार चुनाव लोकसभा के हारे। वो लोग डरते हैं जिन्होंने लगातार 75 अलग अलग चुनाव इस देश में हारे। वो लोग डरते हैं या जिन्होंने इनको चुनाव हराए लगातार, वो डरते हैं। या वो डरते हैं जो जिनको 99 की संख्या 240 से ज्यादा लगती है तीसरे कार्यकाल में भी। दरअसल ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति पुतिन से मिलने से पहले हंगामा खड़ा करना था और एक भी नहीं। लेकिन उसके बाद अगला हंगामा तब शुरू होता है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक औपचारिक और परंपरागत तरीके से आयोजित किए जाने वाले जो रात्रि भोज होता है विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, उसमें भी राहुल गांधी का नाम नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों का उससे नाम कटा हुआ है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से किसी को नहीं बुलाया गया, शशि थरूर को बुलाया गया और शशि थरूर ने कहा भी था कि मैं जाऊंगा और वो गए। इस तरह से चूंकि राहुल गांधी का जिस तरह से शोर मचाना था, ये पहले से तय था कि अगर उनको रात्रि भोज में भी बुलाया जाए तो ये सरकार का डर मुझे लगता है वाजिब था कि वो कुछ भी कर सकते। वो कुछ भी ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे अपना ध्यान खींचने के लिए वो कोई भी घृणित आरोप लगा सकते हैं। वो जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत की डेमोक्रेसी बचाने की अपील कर सकते हैं। जो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं जो किसी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए तो दूर की बात है, किसी भी नेता विपक्ष के लिए भी वो सही नहीं हो सकती क्योंकि भारत का मुद्दा क्या है, भारत क्या चाहता है और इस समय भारत को क्या करना चाहिए, इन सब से राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं। जैसे आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में उनका बिहार के चुनाव को छोड़कर बाकी सब चीजों से मतलब था। वो संविधान की उस प्रति को लहराते रहे जिसका कोई अर्थ उनको नहीं मालूम है। इसके बाद आपने देखा होगा कि वो किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उछालते रहे। उसके बाद फिर वो गायब हो गए, फिर अचानक आए तो उनके सचिव की पिटाई हो गई, उस पर कोई बयान नहीं। तमाम चीजों को अगर आपने देखा होगा जिस तरह कैजुअली तरीके से ले रहे थे, उसी तरह उनको लगता था कि इसके बावजूद उनको बुला लिया जाएगा।
दरअसल राहुल गांधी को लगता है कि उनका जो लोकतंत्र का राज परिवार है, उसकी हर तुनक-मिजाजी, हर चीज़ें सरकारें बर्दाश्त करें। उनको लगता है कि अभी भी मनमोहन सिंह की सरकार चल रही है, जिसमें वो बिना किसी पद पर हुए हुए सरकारी, उसके बावजूद उन तमाम चाहे राष्ट्रपति बराक ओबामा हों या जो भी आते थे, उन सब के लिए रेड कारपेट उनके लिए कम बिछता था, राहुल गांधी के लिए ज़्यादा बिछता था। क्योंकि राहुल गांधी को मनमोहन सिंह के आका की भूमिका में रहने के बाद ये लगता था कि अब इसी तरह ये जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, लगातार लंबे समय से कम देश-विदेश दोनों की राजनीति में आमूल-चूल जो भारत के परिवर्तन हैं राजनीति के या कूटनीति के, उनमें लगी हुई है। तो अब जो राष्ट्रपति पुतिन की उस रात्रि भोज में जब वो लिस्ट आई तो उसमें नहीं था। कांग्रेस ने तो तभी कहना शुरू कर दिया था, उनके आपको मालूम है आजकल पवन खेड़ा से ज्यादा तो कोई बोलने में ज्यादा कोई कमी करता नहीं है, तो उन्होंने कल ही बताना शुरू कर दिया था कि साहब हमको आमंत्रित नहीं किया, लेकिन शशि थरूर को जो आमंत्रित किया था उस पर भी पार्टी ने तंज कसना शुरू कर दिया था। दरअसल कल कल जब वो अपनी उसमें ट्वीट कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खेड़ा का कहना ये था, पवन खेड़ा का, कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को कोई न्योता नहीं मिला। ये कोई हैरानी की बात नहीं और हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सभी प्रोटोकॉल तोड़ने की आदी है। और जयराम रमेश ने तो ये कहा कि साहब उन्होंने भी ट्वीट करके, क्योंकि जयराम रमेश ही आजकल जो राहुल गांधी की थिंक टैंक है उसके सबसे बड़े नेता हैं। जयराम रमेश किस विधानसभा किस लोकसभा से आते हैं, किस लोकसभा में वो चुनाव लड़ते हैं, क्या चीज, इस पर कभी कोई आदमी शायद ही आपको सही राय दे सके, यहाँ तक कि वो लोग भी कुछ बता पाए जो कांग्रेस को कवर करते रहे इतने सालों से। लेकिन वो राहुल गांधी को पूरे देश में जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, मीडिया के सवाल उठाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। तो जयराम रमेश भी वो शुरू हो गए कि उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, उनका ट्वीट भी बहुत ज्यादा। और जो चूंकि शशि थरूर को बुलाया गया था, शशि थरूर को बुलाने पर उन्होंने कहा कि काफी हैरानी की बात है कि न्योता भेजा गया और न्योता स्वीकार भी गया। हर किसी के जमीर की एक आवाज होती है, जब मेरे नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता लेकिन मुझे किया जाता है, तो ये समझना चाहिए कि यह गेम क्यों खेला जा रहा है, कौन ये गेम खेल रहा है, हमें इसका हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए। आगे कहा कि हमें अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कांग्रेस में अंतरात्मा की आवाज इतनी बार सुनाने की कोशिश की गई है, 1967 और 69 में आपने देखा होगा, तब से कांग्रेस में अंतरात्मा की आवाज सुनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस में अंतरात्मा की आवाज तब भी सुनाने की कोशिश हुई जब प्रधानमंत्री नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए एक भी वोट नहीं मिलता है। जो लोग 15 समितियों का वोट होते हैं जिसके लिए, उसमें अध्यक्ष बनाने के लिए, ये चूंकि बहुत सारे कांग्रेसी अपनी अंतरात्मा को मार के ये कहने की कोशिश करते हैं और बाद में इस पर उनके जो दरबारी इतिहासकारों की एक जमात है जिसमें पांडे से लेके तमाम लोग शामिल हैं, वो जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब वो तो वोटिंग जो हुई थी वो सब अध्यक्ष पद के लिए थी, प्रधानमंत्री के लिए नहीं हुई थी। ये किसी को समझ में आना चाहिए कि उस समय जिसको कांग्रेस अध्यक्ष बनाना जाना था वही प्रधानमंत्री पद का इंचार्ज लेता। ये बहुत कॉमन बात थी। तो उस समय अंतरात्मा नहीं बोली, उस समय भी अंतरात्मा नहीं बोली जब डिवीजन हुआ और इंदिरा गांधी उस समय इमरजेंसी लगा रही थी, उस समय भी अंतरात्मा नहीं बोली। लेकिन अभी वो अंतरात्मा ढूंढ रहे हैं, चूंकि शशि थरूर इस मामले में कभी चूप नहीं रहे। आप देख रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैं संसद में अपनी बात कहने आया हूं तो मैं अपनी बात कहूंगा, हंगामा कोई मतलब नहीं। ये भी पार्टी के और अगर आपको याद होगा, शशि थरूर ने कहा कि साहब मुझे तो आमंत्रित किया गया, मैं तो जाऊंगा, और हो गए। उन्होंने कहा कि साहब विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता था और प्रथा कुछ सालों से बंद थी, ये तो शुरू हो गई, ये तो प्रथा है और ये फिर शुरू हो गया, मुझे आमंत्रित किया गया। तो ये जो पार्टी के अंदर है, ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने तो कह दिया कि साहब मुझे मालूम नहीं किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया। पहले होता था व्यापक प्रतिनिधित्व के तौर पर ये प्रक्रिया थी, लेकिन अब मुझे तो याद नहीं, केवल एलओपी या कई वर्गों को आमंत्रित करते थे पुराने दिनों में। अब कई पार्टियों के प्रतिनिधियों को, वर्गों को आमंत्रित भी किया जाता था, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन सरकार और प्रोटोकॉल और सब राष्ट्रपति भवन करता है, इसका मुझे नहीं पता। बस मैं तो इतना कह रहा हूं कि साहब मैं तो जाऊंगा। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के इस पर लोग क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों के पास उदाहरण है, लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि ये राहुल गांधी जिनके न जाने पर उनकी पार्टी अब वो शुरू कर रही है, वो दरअसल पहले कहाँ-कहाँ गए? वो एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को जब राष्ट्र में कई बड़े नेशनल और सेरेमोनियल इवेंट्स होते हैं, उनसे जब वो गायब हो जाते हैं, तो वो यहाँ क्यों जाना चाहते हैं? उनकी ये कौन-सी नैतिक स्थिति है कि वो जो है ऐसे मौकों पर तो जाएँगे नहीं जहाँ संवैधानिक मौकों पर उनको वहाँ रहना है। भागीदारी का उनकी रिकॉर्ड जो है वो ज़रूरी होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी ज़रूरी है, वहाँ तो वो मौजूद नहीं होते। और यहाँ जहाँ उनको सिर्फ किसी की ज़रूरत नहीं है और आपका रुख चूँकि रूस को लेकर कांग्रेस जो पार्टी है एक के बाद इस तरह के कमेंट्स करती रही, खास तौर से वो जिस तरह से मोदी सरकार पर कमेंट करने के लिए उसको रूस को निशाना बनाती रही, वो बहुत सारे लोगों को मालूम है। तो अब ये जो राहुल गांधी किस-किस इवेंट पर शामिल नहीं हुए, ये जनता ने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से राजनीति वो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। ये ऐसे मामले हैं जिसमें राजनीतिक स्पेक्ट्रम के नेता पारंपरिक तौर पर हिस्सा लेते रहे हैं। इसी तरह से वो कर्तव्य पथ पर भी शामिल नहीं हुए। एक जो सार्वजनिक धन से जो कर्तव्य पथ जो बना था, जो सार्वजनिक धन से पूरी बनी हुई है, पूरे राष्ट्र की थाती है, वहां रहेगी। आप इसके बाद अगर कोई सरकार बदलती है उसकी रहेगी, वो तो सिर्फ इस देश की जनता का है। उसके उद्घाटन पर भी राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, जबकि दूसरे लोग मौजूद थे। उस समय तो किसी ने नियंत्रण या किसी की अंतरात्मा की आवाज या किसी ने प्रोटोकॉल पर बहस नहीं की, ना उन पत्रकारों ने जो अब शोर मचा रहे हैं। वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के जो शपथ समारोह था वो तो अभी की बात थी, उस समय सवाल नहीं थे। जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जब राष्ट्रपति भवन में पद संभाला था, उसके बाद जो एक औपचारिक मुलाकात होती है, उस वक्त भी न तो राहुल गांधी न सोनिया गांधी वो नहीं गए, जबकि ये तो एक संवैधानिक प्रतीक थे, उस पर शामिल नहीं हुए। तो ये जो उनकी गैर मौजूदगी अक्सर ऐसे प्रोग्रामों से रही और उस पर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अंतरात्मा की जवाब नहीं दिया। ये उनकी गैर मौजूदगी यहाँ तक कि न्यायिक कार्य उसमें भी दिखाई दी। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने, सूर्यकांत 63वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन सब में सरकार और नेता प्रतिपक्ष के लोग सब मौजूद होते हैं अमूमन ऐसे कार्यक्रमों में, लेकिन एलओपी की मौजूदगी नहीं थी। और ये मैसेज आया कि ये साहब वो जानबूझकर नहीं देना चाहते थे। तो इसीलिए जब राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा को जब मिला वो मिला भारत रत्न, तब नहीं थे। जब हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित सूचना आयुक्त बने, तब नहीं थे। तो कई पार्टियों ने याद किया, उन्होंने कहा कि सब जो है ऐसी जगह पे जब आप मौजूद नहीं थे, तो आपको ऐसी जगह पर ना मौजूद होने की कोई उसका टीस क्यों है? दरअसल लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी वो इस मौके का इस्तेमाल भी किसी ऐसे पल के लिए कर सकते थे जो देश को असहज कर सके, क्योंकि उनकी नजर में प्रधानमंत्री मोदी को असहज करना उनके ऊपर या उनकी पार्टी पर एक के बाद एक बेसलेस आरोपों के साथ, जिनको वो बाद में अदालतों में माफी मांग के सेटल भी कर सकते हैं और माफी वीर भी बन सकते हैं, वो उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने ये एक ऐसा कदम उठाया, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके पक्ष या विपक्ष में होंगे, भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको तो वहां होना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, उसका कंडक्ट क्या है? क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन की भूमिका और उस पर जब वो आ रहे हैं, उस समय के हालात पे कभी भी अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कोई पहल की हो या अपनी तरफ से कोई चीज की हो। उनको तो सिर्फ ये लगता है कि किसी भी तरह से मोदी या इस लोकतंत्र के खात्मे के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो करें। वो विदेशी जगह पर जाते हैं तो वहां जिस तरह के बयान हैं, उससे मुझे लगता है ये जितने सारे मीम्स बन रहे हैं, जितने तमाम चीजें हैं, उसमें कम से कम जनता का ये रुख तो जारी हो जाता है, जाहिर होता है कि वो क्या चाहती थी। कम से कम ज्यादातर लोगों को अगर आप देखेंगे, और इस मुद्दे पर किसी पार्टी को कोई वोट नहीं मिलना है। ये भी नहीं है कि इससे बीजेपी को बहुत बड़े वोट मिल जाएंगे कि साहब राहुल गांधी को नहीं बुलाया, या राहुल गांधी को, जो उनकी पार्टी के मुझे लगता है जो समझदार लोग हैं जो वहां बैठे हुए हैं, इतने चुनाव हारने के बावजूद जो ये बता रहे हैं कि चुनाव जीते कैसे जाएं वो ये तय करेंगे, वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि इससे कोई वोट नहीं मिलना है, लेकिन वो इसका बतंगड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे उनकी पार्टी के प्रति सहानुभूति का ज्वार उठ सके।
लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चर्चा होगी जिस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होगा सिवाय उस थिंक टैंक के जिसके पास थिंकिंग की पावर नहीं है। तो ये एक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।